नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का 2 दिवसीय बागेश्वर दौरा, सरयू नदी तट पर विकास कार्यों का निरीक्षण, स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ की लागत के विकास कार्यों की सौगात, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया विधिवत शिलान्यास। कहा, जनता के हित में काम कर रही सरकार। रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, वन विभाग की जमीन को खाली कराने के लिए चला पीला पंजा। नोटिस के बाद 90 घरों पर कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात। नैनीताल में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए बैठक, हल्द्वानी कैंप कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। डीएम ने कहा, वन क्षेत्रों में से सटे गांव में हो रहे सोलर फेसिंग दुरुस्त। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में गिरा पाला। केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय बागेश्वर दौरे के दौरान आज प्रातः सरयू नदी तट पर पहुंचे और वहां जारी विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना तथा सरकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया और खेल सुविधाओं की जानकारी भी ली। दो दिवसीय बागेश्वर दौरे पर सीएम धामी हैं। सरयू नदी तट पर विकास कार्यों का उन्होंने फीडबैक भी लिया है। सरयू नदी तट पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने बच्चों के साथ में बैडमिंटन भी खेला। बागेश्वर दौरे पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और बागेश्वर दौरे पर वो रहे जहां पर उन्होंने सरयू नदी तट पर विकास कार्यों का जायजा भी उन्होंने लिया है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रीनिवास जी, बागेश्वर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ खबर पर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय बागेश्वर दौरा है और जिस तरीके से कल देर शाम उन्होंने बागेश्वर पहुंच करके तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग करने के साथ साथ उचित दिशा निर्देश विकास कार्यों को लेकर के भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज बाकायदा डीआईपीआर की तरफ से कुछ विजुअल्स और कुछ टेक्स्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा सुबह की सैर, मुख्यमंत्री जब कहीं भी दौरे पर जाते हैं तो सबसे पहले जब मॉर्निंग वॉक करते हैं उस दरमियान वो अपनी सरकार का पूरा फीडबैक, जो चाय की दुकान है या घूमने वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और सरकार किस तरीके का काम कर रही है, क्या वाकई में लोगों को उन तमाम योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है जो योजनाएं उनके लिए संचालित की जा रही है, इसका पूरा फीडबैक लेते हैं। तो आज मुख्यमंत्री बाकायदा आज सुबह वो बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के साथ बैडमिंटन खेला और साथ ही साथ उन युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया और इसके अलावा उन्होंने जो युवाओं के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं उत्तराखंड में संचालित की जा रही है उसका फीडबैक भी लिया और साथ ही साथ युवाओं के द्वारा किस तरीके से उनकी प्लानिंग चल रही है, कैसे वो रोजगार के लिए सोचते हैं, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा खास तौर पर क्योंकि आज जो सरयू नदी के तट पर उनका
भ्रमण कार्यक्रम था। इस दरमियान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ साथ वो सरयू नदी में उन्होंने आचमन भी किया। तो कुल मिलाकर के जब भी मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वो लोगों से सीधा रूबरू होते हैं और अपनी सरकार का फीडबैक लेते हैं, और उसके बाद जब वो देहरादून पहुंचते हैं तो अधिकारियों को उस क्षेत्र के संबंध में या उन समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं जो उन्होंने लोगों के जरिए प्राप्त की होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बागेश्वर जनपद के दौरे पर बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उनका फूलों की वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शामिल होते ही हुए सीएम धामी ने बताया कि इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत एसआईआर की तैयारी की जा रही है, जो कि देश की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट में आई शिकायतों का समाधान किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना सरकार का निरंतर अभियान है। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है और सरकार आगे भी इसी दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर गंभीरता से काम नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार राज्य के मूल अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी। आयोग नियमों के तहत और जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो शिकायतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वोटर लिस्टों में जो पहले गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्टों में आ गया है, रोहिंग्या है उनके नाम आ गए हैं, और उसके अलग अलग प्रकार के आपराधिक इतिहास रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उन सभी को कहीं न कहीं इस तरह से करा गया। और हम तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम पहले ही वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं। कमियों के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले सालों में इस पर काम किया है और अब हम आगे इस डेमोक्रेसी को खराब नहीं होने देंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। सालावाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक मुख्य मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य, रिंग फेंस कार्यक्रम के अंतर्गत रविंद्रपुरी देहरादून सिवरेज योजना तथा जिला पंचायत क्षेत्र चंद्रोटी में विभिन्न ग्राम पंचायतों की आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता की सरकार, जनता के द्वार के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। यहाँ पर सीवर लाइन पड़े, आज लगभग 3 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का शिलान्यास हमने किया। इसी प्रकार यहाँ पर जितनी लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड करके उसमें पानी की लाइन, जितनी लाइनें हैं, एक डक्ट हम डाल रहे हैं जिसके माध्यम से वो लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी ताकि लोगों को असुविधा न हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है। और आज इसी महीने के अंदर करीब 80 करोड़ से अधिक के काम मैंने शुरू कर रहा हूं। अभी 53 आज। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यूं तो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और चर्चाओं में रहने के पीछे एक बड़ी वजह और भी है। हरीश रावत अक्सर
उत्तराखंडी उत्पादों और व्यंजनों पर आधारित पार्टी को लेकर इलाकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर देते हैं। वहीं उन्होंने माल्टा पार्टी देते हुए गैरसैंड माल्टा प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित की गई। आयोजित प्रतियोगिता में पहला और दूसरा और तीसरा स्थान पाने वालों के लिए इनाम भी रखा गया था और इस दौरान उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए पुरस्कार दिए। हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी माल्टा केवल 7 रुपए समर्थन मूल्य पर बिक रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसका समर्थन मूल्य 25 रुपए किया जाएगा। इससे मध्य हिमालय क्षेत्र के किसानों की आर्थिक में इजाफा होगा। ₹7 किलो नींबू का समर्थन मूल्य है और 10 रुपए किलो इस माल्टे का समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने घोषित किया है और मेरा बिल्कुल स्पष्ट नारा है। और कांग्रेस क्या करेगी मैं नहीं जानता, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे हरक सिंह जी, दूसरे लोग हैं, ये तो इनको निर्धारित करना है। लेकिन मेरी एक पुकार है, क्रंदन है कि 7 रुपये किलो है, ये इसमें कोई दम नहीं। 10 रुपये किलो माल्टे में कोई दम नहीं और 20 रुपये किलो नींबू और 25 रुपये किलो माल्टे से कम नहीं। अर्थात हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार हमारे माल्टे नींबू एजेंडे को अपनाए और 7 रुपये में दम नहीं, 20 रुपये से नींबू कम नहीं और 10 रुपया माल्टे में दम नहीं, 25 रुपये से कम नहीं, इस पर काम करें ताकि ये मध्य हिमालयी क्षेत्र का अद्भुत प्रोडक्ट जो है इसको बचाया जा सके। नैनीताल जिले के रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में सुबह से ही वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुटी है और ये पूरा इलाका रिजर्व फॉरेस्ट टीम के भव्य रूप में दर्ज है। अधिकारियों के अनुसार कुल 170 परिवारों को बेदखली नोटिस दिया गया था। इनमें से कई परिवार पहले ही स्वेच्छा से घर खाली कर चुके हैं। वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य के अनुसार नोटिस मिलने के बाद लगभग 40 परिवार न्यायालय चले गए थे, जबकि शेष 90 परिवारों पर आज कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों पर लोग अपने घरों से सामान और मवेशी लेकर इधर उधर जाते हुए नजर आए। कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इधर मीडिया प्रतिनिधियों को कार्रवाई स्थल पर जाने से रोक दिया गया है, जिससे नाराज होकर मीडिया कर्मियों ने धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के प्रति तीखी नाराजगी जताई है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर चंद्रभागा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम ऋषिकेश और नगर आयुक्त के नेतृत्व में राजस्व विभाग व नगर निगम की संयुक्त टीम ने गंगा किनारे बने 20 से अधिक अवैध अध्यासनों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान पता चला कि झोपड़ियों से निकलने वाला सीवर सीधे गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा था और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और बिना किसी अप्रिय घटना के अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा की स्वच्छता और जल संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध सीवर निस्तारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम और राजस्व विभाग ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों की नियमित सफाई कराई जा रही है और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। नैनीताल जिले में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए डीएम ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में संबंधित विभागों के साथ बैठक की। डीएम ने वन क्षेत्रों से सटे गांवों में सोलर फेंसिंग दुरुस्त करने, संवेदनशील क्षेत्रों में वन विभाग की गश्त बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर स्कूल समय में बदलाव के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जंगल किनारे के रास्तों पर मनरेगा के तहत झाड़ी कटान जारी रखने को कहा गया है। कृषि विभाग को कंटीली फसलें उगाने के विकल्प तलाशने और वन विभाग को जंगलों के चाल खाल में पानी भरने के निर्देश मिले। होटल रिजॉर्ट को खाद्य सामग्री खुले में ना फेंकने के निर्देश दिए जाएंगे। डीएम ने कहा कि संघर्ष रोकने के लिए हर स्तर पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। जो हमारी सोलर फेंसिंग है
वो जहाँ जहाँ उनका रखरखाव ठीक नहीं है उन्हें सुचारू करने को कहा गया है। जहाँ पर ऐसे जो वन क्षेत्रों से निकट वाली आबादी क्षेत्र है वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है। हनी बी फेंसिंग भी कुछ क्षेत्रों में इन्होंने उसको पायलट तौर पर किया है। कुछ एरियाज में जो 3 टियर बुशेज बफर की जो बाड़ होती है, तो आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जो उपयोगी मॉडल हो, जहाँ पर हाथीरोधी दीवार बनानी हो, इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल द्वारा मस्जिदों और मदरसों में मंदिरों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग के बाद मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। सांसद का कहना है कि सुरक्षा के मानकों में धार्मिक स्थल को अलग नहीं रखा जा सकता, इसलिए मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा सभी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। हरिद्वार के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने गोविल की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सीसीटीवी सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है और हर धार्मिक स्थान पर लगने चाहिए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है और अपराध की स्थिति में पुलिस को जांच में बड़ी मदद मिलती है। रूपेंद्र प्रकाश ने सभी धर्मगुरुओं और राज्य की सरकारों से अपील की कि बिना भेदभाव सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। अरुण गोविल जी की जो चिंता है वो इस देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है और पूरे देश में उन्होंने जो एक सवाल किया है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में कैमरे लगे हुए हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। तो मस्जिद है, मदरसा है, पूरे देश के सभी स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। हम देखते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ और उससे पूर्व भी अनेकों आतंकियों के तार मदरसों से और मस्जिदों से जुड़े होते थे। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बांस बसवाड़ी की में बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों और बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर लगातार तेंदुए को देखा गया है, उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है। और इसी बीच क्षेत्र पंचायत सदस्य नैन सिंह मेहता ने बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार किए स्वयं आगे बढ़कर विद्यालय परिसर और मुख्य मार्ग के आसपास फैली लेंटाना यानी कि कुर्री की घनी झाड़ियों को अकेले ही काटकर साफ किया। उनके इस श्रमदान से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और ग्रामीणों ने इसे प्रेरणादायी पहल बताया। मेहता ने गांव में सामूहिक अभियान चलाकर लेंटाना उन्मूलन की अपील की है। मैं जो ये झाड़ी कटान चल रहा सर, ये स्कूल के बच्चे हैं हमारे 6 से 8 तक जो भी बच्चे हैं, यहाँ गुलदार की छुपने की बहुत आशंका रहती है सर। तभी मैंने सोचा कि मैं स्कूल से ही शुरुआत क्यों ना करूं, क्योंकि स्कूल से ही हमारी बच्चों को, जहां से हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, वहीं से हमारा सर्वप्रथम ये अभियान चला, सफाई अभियान। ये मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे गांव में अभियान चलाया जाए। मैं अभी डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपने वाला हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में पिछले 2-3 महीनों में यहाँ करीब 5 या 6 बकरियों की जान चली गई। ये जो सफाई अभियान चल रहा है ये पूरे गाँव में चला है, मतलब यहाँ से लेकर पूरे अपने बांसवाड़ी क्षेत्र में सफाई अभियान चलने की प्रक्रिया करें सर। तो वहीं रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने एक अपाहिज व्यक्ति कुंवरपाल का हमशक्ल तैयार कर उसकी 6 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई लोगों को बेच डाली। जालसाजी के बाद पंडित सदमे में आ गया और उसे लकवा मार गया, जिससे परिवार भुखमरी की स्थिति में पहुंच गया। पीड़ित के बेटे सुमित ने थाना बुग्गावाला में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की वो मांग करते हुए नजर आए। उन्होंने प्रभारी इंस्पेक्टर भगवान मेहर से अपील की कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार के अनुसार खेतों के लिए आवंटित पट्टों
जिसमें पहले दादा वीर के नाम था, जो बाद में पिता कुंवरपाल के नाम हो गया। बीमारी के कारण पट्टे का सौदा हुआ तो लेकिन पैसे नहीं मिले। इस दौरान भूमाफियाओं ने बीमार कुंवरपाल का फर्जी हमशक्ल तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज बनाकर जमीन कई बार बेच दी। अब बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। कुंवरपाल वाला क्या मामला है? सर जी, मेरे पापा तो फालिश तक वो बीमार हो गए थे और इन्होंने पूरन ने, कलीम ने, अमित ने और मांगेराम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और फर्जी कंवरपाल खड़ा करके, जी हमारे जयंतपुर का है वो, चमन लाल उसका नाम है, और उसके फर्जी कंवरपाल बना के उसको और हमारी ज़मीन बेच दी है सर जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी बार बेची हुई जमीन? हमारी ज़मीन को सर जी इन्होंने तो एक बार पूरन के नाम हुई वो, और पूरन ने फिर आगे वो सुखबीर के नाम कर दिया सर जी। अच्छा जी। और तुम्हारे पापा ने बेची हुई जमीन? हमारे पापा ने सर जी वो अब से लगभग 13 साल पहले एक सौदा हुआ था, लेकिन उसमें हमें पैसे नहीं दिए गए थे, इसलिए तो ज़मीन वो हमारे ही नाम चल रही थी। अच्छा जी। तो अच्छा, सुनने में आया कि कलीम पकड़ा भी गया था? जी सर जी, पकड़ा गया था, पर ये नहीं पता वो किस बात पे छोड़ जाएगा, पता नहीं, उसको पेश करने की दोबारा जांच चल रही है इस वजह से। अच्छा, जमीन कितनी थी वो और कहाँ पर थी वे? सर जी जमीन थी वो बादीवाड़े से ऊपर है, लगभग 2 किलोमीटर आगे, 6 बीघा 12 बिस्से है वो। कितने में बेची थी डील, कितने में करी इन्होंने सर जी वो पूरन ने तो पूरन का तो कुछ पता नहीं सर जी कितने की बताया, लेकिन पूरन ने आगे वो 19.5 लाख रुपए में बेची है सर जी। उसके पिता की फर्जी हस्ताक्षर करके उसके आधार पर विपक्षी गणों द्वारा जमीन को बेच दिया गया है और इसमें जांच प्रचलित है। आज मैं उसी संबंध में मौके पर जा रहा था और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो है जांच की जाएगी और किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा है इसमें? विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें है सर पूरण सिंह पुत्र जीत सिंह, अमित कुमार पुत्र कोमल सिंह, ये निवासी शहीद वाला ग्रांट थाना बुगावाला के हैं। अच्छा, 2 ही है या 4 है सर? तीसरा इसमें मांगेराम पुत्र कीरत सिंह और चौथा इसमें कलीम पुत्र सुल्तान है। तो जांच चल रही है सर? हाँ, जांच प्रचलित है। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ।